तो ध्यान देंगे सभी लोग, बात नहीं। तो मैं बता रहा था कि आप लोग जिस बैच से ट्रांसफर होके यहाँ पे आए हैं इस बैच में, यानी बैच 2 के स्टूडेंट्स जो बैच 1 में आए हैं, ठीक है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, यानी सेकेंड यूनिट चल रहा है। मैंने अभी अंजय सर से बातचीत किया था, तो उन्होंने बताया कि सर अभी फर्स्ट यूनिट चल रहा है, मे बी सेकेंड यूनिट स्टार्ट हो चुका है, जिसमें प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट, ठीक है। लेकिन हम लोग उससे आगे चल रहे हैं, क्योंकि प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो एल्गोरिथम है, वो एल्गोरिथम को अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। बस एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम बाकी है, जिसको हम लोग को पढ़ना है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। लेकिन अभी अभी क्या होगा कि 1 वीक तक, ठीक है, जो भी क्लासेज होंगे वो रिवीजन के तौर पे चलेंगे 1 वीक, ठीक है। जब तक आपका कंप्लीट ना हो जाए, मुझे लगता है कि 1 सप्ताह समय काफी है, ठीक है, उस टॉपिक तक पहुंचने के लिए। और एक चीज और ध्यान देना होगा, जो बैच 1 के स्टूडेंट्स हैं उनको जहां पे जो भी डाउट्स है वो यहाँ पे फिर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे हम लोग देख रहे थे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, ठीक है। वैसे राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रैक्टिस करना था, लेकिन अब हम लोग पीछे की ओर थोड़ा सा लौटते हैं, और मैं अभी बैच 2 से कुछ क्वेश्चंस रेज करूंगा, ठीक है। मैं जानना चाहता हूं कि अभी तक आप ओएस में, ठीक है, क्या आपका बेस है, ठीक है। अगर बैच 2 का माइक यहाँ ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं है जी। अगर ज्वाइन किए हो तो माइक को, मतलब वॉल्यूम को बिल्कुल कम कर दो। चलिए, वैसे भी ऑनलाइन स्टूडेंट्स में 10 है, मैं खड़े होकर बता रहा हूँ। हाँ, तो ऑपरेटिंग सिस्टम में अभी 1 सप्ताह रिवीजन क्लास चलेगा, ठीक है। और रिवीजन क्लास कहने का मतलब क्या, रिवीजन कहने का मतलब कि थोड़ा सा फास्ट मोड में हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जो जो क्लास का है वो मैं आज ग्रुप पे प्रीवियस सारा वीडियो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, सीक्वेंस ऑर्डर में। आप उस वीडियो को जरूर वॉच करेंगे, बैच 2 के खास स्टूडेंट, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका स्टार्ट है, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में कुछ टॉपिक को हम लोग को यहाँ पे कवर करना होगा, ठीक है। यहाँ पे रिटेन नहीं, सारा कुछ लिखवाया हुआ है, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग को जानना है प्रोसेस के बारे में। नाम से ही पता चल रहा है कि हाउ डू यू मैनेज मल्टीपल प्रोसेस, यानी मोर देन वन प्रोसेस को कैसे मैनेज करोगे। अगर आपको मोर देन वन प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराना होगा, तो वो मोर देन वन प्रोसेस सीपीयू के पास कैसे शेड्यूल होगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, यानी ओवरऑल प्रोसेस को कैसे मैनेज करना है, ये चैप्टर डिस्क्राइब करता है प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम इज ए फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा व्हाट इज प्रोसेस। प्रोसेस होता क्या है, किसको कहते हैं प्रोसेस। तो बैच 2 का कोई भी स्टूडेंट मुझे बताए कि व्हाट इज प्रोसेस। ठीक है, वेरी गुड। यानी आपने बताया कि जो प्रोग्राम सर एग्जीक्यूट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। यानी वो प्रोसेस हमारा, वो प्रोग्राम हमेशा क्या होना चाहिए, एक्टिव मोड में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्टिव मोड में होगा, तभी हम उस प्रोग्राम को क्या कहेंगे, प्रोसेस कहेंगे। अगर वो एक्टिव मोड में नहीं है तो उसको हम प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आप कह सकते हैं कि एन एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम इज कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। अब 2 तरह का प्रोसेस होता है, एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है और एक फोरग्राउंड प्रोसेस होता है।
एक बैकग्राउंड प्रोसेस होता है और एक क्या होता है, फोरग्राउंड प्रोसेस होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, जैसे सपोज आप अपने सिस्टम पे या लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे 6-7 एप्लीकेशन को आपने स्टार्ट कर दिया है, राइट। 6-7 एप्लीकेशन को आपने क्या कर दिया है, स्टार्ट कर दिया है। लेकिन कुछ बहुत सारे एप्लीकेशन जो है उसको आपने स्टार्ट नहीं किया है, फिर भी वो मेन मेमोरी में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। फिर भी वो मेन मेमोरी में क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। उसको कहते हैं बैकग्राउंड प्रोसेस। उसको क्या कहते हैं, बैकग्राउंड प्रोसेस। वो बैक में वो आपका क्या करता है, एग्जीक्यूट करते रहता है, यानी वो मेन मेमोरी को यूज करेगा। और फोरग्राउंड प्रोसेस किसको कहते हैं, जो प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट कर रहा है, जो एप्लीकेशन को आपने स्टार्ट करके रखा है डेस्कटॉप पे, जो एप्लीकेशन को आपने स्टार्ट करके रखा है डेस्कटॉप पे, उसी को हम लोग कहते हैं फोरग्राउंड प्रोसेस। और आप ये भी जानते हो कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेन मेमोरी चाहिए, रैम चाहिए। जब तक वो मेन मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा तब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ठीक है, अब किसी भी प्रोसेस में मेन मेमोरी कैसे एलोकेट होता है, कब एलोकेट होगा, ठीक है, इससे रिलेटेड जो चीज पढ़ेंगे वो आप मेमोरी मैनेजमेंट में पढ़ोगे। प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद जो चैप्टर स्टार्ट होगा मेमोरी मैनेजमेंट, उसमें आप देखेंगे। प्रोसेस मैनेजमेंट में ओवरऑल आप यही देखने जा रहे हो, हाउ डू यू एग्जीक्यूट नंबर ऑफ प्रोसेस, हाउ डू यू एलोकेट नंबर ऑफ प्रोसेस टू सीपीयू। ठीक है, प्रोसेस को यहाँ पर एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। जैसा आप जानते हो, आप क्यू बेसिक पीएलडीटी पढ़ रहे हैं, आप ऑलरेडी जानते हैं कि एल्गोरिथम का क्या पर्पस होता है, राइट। किसी भी एल्गोरिथम का एक पर्पस होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, उसके अंदर एक फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होता है जो किसी प्रॉब्लम को क्या करता है, सोल्व करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम लाया गया है, जो चीज आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम लोग यहाँ पर देखें कि प्रोसेस क्या होता है, राइट। और जो भी प्रोसेस होगा उस प्रोसेस का स्टेप्स होता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेस डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं कर जाता है, कोई भी प्रोसेस डायरेक्ट एग्जीक्यूट नहीं करता है। ठीक है, और उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए बहुत सारा वहां पे स्टेट है। कोई भी प्रोसेस किस स्टेट में जाएगा, ठीक है, कब वो मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है, कब वो टर्मिनेट होगा, कब वो वेटिंग मोड में जाएगा, ये सब सारा प्रोसेस का क्या है, स्टेट है। ठीक है, तो प्रोसेस का 5 स्टेट्स होता है। प्रोसेस का कितने स्टेट्स हैं, 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, बैच 2 का कोई स्टूडेंट बताएं, ये अभी डिस्कशन हुआ है क्लास में, वेरी गुड, हुआ है क्लास में, हाँ बताइए आप। न्यू स्टेट, वेरी गुड, पैटर्न ब्लॉक से पहले रन, ठीक है, वो मतलब सीक्वेंस ऑर्डर में नहीं होगा। ठीक है, वेरी गुड, यानी प्रोसेस का 5 स्टेट होता है, राइट। इसको हम लोग क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन तो नहीं पूछा है, लेकिन मैंने बोला था कि इस बार प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम आएगा। ठीक है, और एग्जैक्ट वही प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम पूछ दिया गया है। पिछला बार, ठीक है, बैंकर्स एल्गोरिथम पूछा गया था। आपके सीनियर को इस बार जो प्रॉब्लम पूछा है एल्गोरिथम, वो है आपका सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ठीक है, जो 15 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, वैसे भी मैं डिस्कस कर दूंगा, मे भी क्लास में मैंने डिस्कस भी किया था बैच 1 में कि आपके एग्जाम का क्या पैटर्न होगा। जो इस बार का एक्सटर्नल क्वेश्चन था उसको भी मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, फिर कभी हाँ बोलिए, अच्छा, क्वेश्चन ग्रुप पे भी भेज दिया जाएगा, क्लास में मैंने डिस्कस कराया था। ठीक है, और वो चीज पहले ऑलरेडी आपको जानने की जरूरत है। ठीक है, कि ऑनर्स 1 में कौन कौन सा पेपर है, ऑनर्स 2 में कौन कौन सा पेपर है, एक बार मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे 2 ऑनर्स पेपर है यहाँ पे आपका फर्स्ट ईयर में, एक ऑनर्स 1 है और एक ऑनर्स 2 है, राइट। ठीक है, ऑनर्स का जो एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव मोड में होता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑनर्स 1 में और ऑनर्स 2 में, ठीक है,
किन्हीं को याद है ऑनर्स 1 में कौन कौन सा पेपर है? आप बताइए। ऑपरेटिंग सिस्टम और फॉक्सट्रो, और दोनों से इक्विवेलेंट क्वेश्चन पूछता है। ऑपरेटिंग सिस्टम से भी हाफ क्वेश्चंस रहेंगे और फॉक्सट्रो से भी रहता है, राइट? आपने देखा था ना, ठीक है। इसमें 2 सेक्शन होगा आपका, ठीक है। 3 सेक्शन होता है, एक ऑब्जेक्टिव का होगा। क्या होगा? एक ऑब्जेक्टिव का, ग्रुप ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ग्रुप बी में आपका, ठीक है, एक ओएस से होगा या फॉक्सट्रो से होगा, और ग्रुप सी से फॉक्सट्रो या ओएस से होगा, कोई एक से होगा, ठीक है। तो 3 ग्रुप, राइट। और इसमें जो आपका ये ऑनर्स 1 का नाम बोले थे, ये तो ऑनर्स 2 का आपने बता दिया। ये ऑनर्स 2 का है, ध्यान दीजिए। ये ऑनर्स 2 में आपका 2 पेपर है, कोई भी आपसे पूछ सकता है, जानना जरूरी है। सारे पेपर का अलग अलग एग्जाम आपका नहीं होगा, ठीक है। ऑनर्स 2 में, ठीक है, 2 पेपर, एक फॉक्सट्रो और एक ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑनर्स 1 में आपका कंप्यूटर फंडामेंटल, कंप्यूटर आर्किटेक्चर और क्यू बेसिक। क्यू बेसिक से नाम मात्र का क्वेश्चन पूछता है। इस बार से क्यू बेसिक का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रोग्रामिंग उस पे बनाना है ताकि आपको सी प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, ठीक है। क्यू बेसिक में इतने सारे प्रोग्राम्स बताना है आपको, यानी क्यू बेसिक में लॉजिक डेवलप हो जाना चाहिए, ठीक है, कि प्रोग्राम कैसे बनाया जाता है। फिर तो आप सी में काफी प्रैक्टिस करेंगे ही प्रोग्राम पे, लेकिन क्यू बेसिक में भी आप काफी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और क्यू बेसिक में कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ देता है, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट। प्रोग्राम से सब नहीं पूछे जाते हैं, राइट, ठीक है। तो समझ गए, क्यू बेसिक एक आपका रहेगा जो पढ़ रहे हैं पीएलडीटी क्यू बेसिक, ठीक है। अधिकतर क्वेश्चन पीएलडीटी से ही रहेगा, ठीक है। दूसरा, कंप्यूटर फंडामेंटल से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और थर्ड, आर्किटेक्चर। ये 3 पेपर हो गया। 75 मार्क्स का होता है। 75 का था ना, 75 का था। कितने मार्क्स का? 75 मार्क्स का होता है। वो मैं पैटर्न भेजूंगा आज ग्रुप में, ठीक है। आप लोग को भी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा इस ग्रुप में, ठीक है। हो चुके हैं, वेरी गुड। चलिए, अब यहाँ पे सब्सिडी का अगर बात करते हैं तो मैथ आपका सब्सिडी पेपर है, ठीक है। मैथ आपका सब्सिडी पेपर है जिसमें सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होगा। इस बार से चेंजिंग हो गया है। और इंग्लिश में भी आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू, राइट। लेकिन हिंदी जो है आपका, ठीक है, वो सब्जेक्टिव, जिस पैटर्न से पहले से होते आ रहा है उसी पैटर्न पे एग्जाम होगा। इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं, हिंदी की क्लास नहीं चलती है, हिंदी आपको खुद से करना होगा, ठीक है। सिलेबस, हाँ, सिलेबस आपको मिल जाएगा। सिलेबस तो आप भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। और सिलेबस मैं आपको हिंदी का बता दूंगा, ठीक है। सिलेबस, पूरा सिलेबस ही मैं आपको बीसीए का शेयर कर दूंगा ग्रुप पे, राइट। चलिए, हिंदी 100 मार्क्स का होता है सब्सिडी, ठीक है। हाँ, आपका, हाँ, यहाँ पे जो पैटर्न है, इस ये कह रहा है कि ऑनर्स पेपर, तो मैंने पहले भी बोला कि ऑनर्स पेपर यहाँ कंबाइन होकर ही चलता है। अधिकतर सभी यूनिवर्सिटी में अलग अलग है नहीं, लेकिन आपका यहाँ कंबाइन होकर ही होता है, ठीक है। अब वही हार्वर्ड नॉलेज यूनिवर्सिटी में अलग अलग है। बस केवल फर्स्ट और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में सब्सिडी पेपर नहीं है। थर्ड ईयर में सब्सिडी पेपर नहीं है, मैथ नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। बस एक में भी आपका जीएस का पेपर होगा थर्ड ईयर। सेकेंड ईयर तक आपको मैथ, इंग्लिश, हिंदी पढ़ना है। थर्ड ईयर का मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, जनरल साइंस, उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन आता है ना, ठीक है। ये चीज हो गया, वो भी खुद से पढ़ना होगा। हाँ, जीके जीएस तो खुद से ही पढ़ना होगा। जीके जीएस तो हर जगह खुद से ही लोग पढ़ता है। जीके जीएस का भी मार्क्स ऐड होता है। अब आ जाइए, ठीक है। और कुछ डिस्कस करने के लिए बोले थे सर, वो
ओनली केवल ये रिटन होता है या फिर लैब वैब भी होता है? जैसे हमको तो लैब भी तो सिखाया जाएगा प्रोग्रामिंग। हाँ बिल्कुल, पूरा प्रैक्टिकल। आप ध्यान दो, इसके बाद जब आप ध्यान दीजिए बात नहीं, जब एक्सटर्नल एग्जाम आप दे देंगे तो उसके बाद फिर उसका क्या होगा, प्रैक्टिकल होगा। क्या होगा? प्रैक्टिकल होगा। प्रैक्टिकल होगा। वो प्रैक्टिकल कॉलेज में होगा, आपको प्रैक्टिकल और वाइवा। जैसे ही मान लो कि अभी फर्स्ट ईयर एग्जाम देकर आ गया आपके सीनियर, उन लोग का क्लास स्टार्ट हो गया, लेकिन अब इस मंथ में उन लोग का, ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एग्जाम होगा, प्रैक्टिकल और वाइवा होगा, ठीक है, जिसमें बाहर से एक्सटर्नल आते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसके अनुसार आपका मार्किंग होगा। जो इंटरनल मार्क्स, ठीक है, यूनिवर्सिटी को जाएगा कॉलेज के, ठीक है। हमेशा एक्सटर्नल एग्जाम के बाद, एक्सटर्नल एग्जाम आप ऑलरेडी समझ रहे हैं सभी लोग, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लेगी उसको एक्सटर्नल एग्जाम, जो कॉलेज एग्जाम लेगी उसको क्या कहेंगे, इंटरनल एग्जाम। वो चीज हो गया, ठीक है। ये तो एग्जाम के बाद होगा ही। और इसके बाद यहाँ पे जो आप जैसे क्लास कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको इंटरनल मार्क्स किस आधार पे मिलता है वो चीज भी आप देख लीजिए। यूनिट टेस्ट यहाँ पे होगा, असाइनमेंट्स आपको सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आपको मंथली असेसमेंट क्विज कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद जैसे ही आप 6 मंथ आप कंप्लीट करेंगे, सेमेस्टर वाइज यहाँ पे आपका क्या होगा, इंटरनल एग्जाम होगा। कॉलेज अपना इंटरनल एग्जाम लेगी ना, ठीक है। उस इंटरनल एग्जाम में, ठीक है, आप क्या मार्क्स लाते हैं उसके आधार पे कॉलेज, ठीक है, एक्सटर्नल यूनिवर्सिटी को अपना इंटरनल मार्क्स भेजती है। 2 बार आपका एग्जाम होगा इंटरनल यहाँ पे, और एक्सटर्नल एग्जाम क्या होगा, एक बार, ठीक है, एक ही बार साल में आपका, यहाँ 6 मंथ के थ्रू, ठीक है। 6 मंथ तक, आधा तक, जैसे ही सिलेबस आपका कंप्लीट होगा सभी पेपर का, आपका एक इंटरनल एग्जाम होगा, ठीक है। क्लियर है? यस सर। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। और कुछ पूछना है इसमें किसी को? नहीं। और क्वेश्चन रहा, मैं मेरे पास सब्सिडी का भी क्वेश्चन है। पैटर्न जानने के लिए क्वेश्चन को एक बार देखना जरूरी है। मैं आज ग्रुप में, ठीक है, सारा सब्सिडी पेपर का, इस बार का करेंट एक्सटर्नल एग्जाम का, सब्सिडी का और ऑनर्स का क्वेश्चन सेंड कर दूंगा, ठीक है। अब आइए, हम लोग देख रहे थे प्रोसेस मैनेजमेंट में क्वेश्चंस। जैसे आपने पढ़ा है प्रोसेस का स्टेट, क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, व्हाट इज प्रोसेस, व्हाट इज प्रोसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ प्रोसेस। या फिर पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन प्रोसेस लाइफ साइकिल। प्रोसेस लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या, ध्यान देंगे पीछे में, आवाज मिल रही है ना। प्रोसेस लाइफ साइकिल कहने का मतलब क्या, प्रोसेस लाइफ साइकिल कहने का मतलब कि प्रोसेस जो होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में क्या करता है, मूव करता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में प्रोसेस क्या करता है, मूव करता है। जो प्रोसेस का ट्रांजिशन होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, उसी कॉन्सेप्ट को क्या बोला जाता है, प्रोसेस लाइफ साइकिल बोला जाता है। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस लाइफ साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और प्रोसेस लाइफ साइकिल को, ठीक है, आपको फिगर के थ्रू क्या करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। आप ऑलरेडी जानते हैं कि न्यू स्टेट में क्या होता है, रेडी स्टेट में क्या होता है, रनिंग स्टेट में क्या होता है, वेटिंग स्टेट में क्या होता है, और टर्मिनेटेड स्टेट में क्या होता है। मेनली मैं बता देता हूं, ठीक है, ब्रीफ में यहाँ पे, कि इन न्यू स्टेट, इन न्यू स्टेट ये प्रोसेस इज क्रिएटेड। प्रोसेस यहाँ पे क्या होता है, क्रिएट होता है, ठीक है। और प्रोसेस जब यहाँ पे क्रिएट होता है, ठीक है, प्रोसेस जब यहाँ पे क्रिएट होता है, यानी प्रोसेस एक प्रकार, एक तरह से यहाँ पे क्रिएट होने का मतलब प्रोसेस का एक जन्म होता है, इसलिए इसको कौन सा स्टेट बोलते हैं, बॉर्न स्टेट बोलते हैं। बॉर्न स्टेट भी बोला जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले प्रोसेस हमारा न्यू स्टेट में होता है। और न्यू, मैंने अभी जस्ट बोला कि किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए क्या चाहिए, मेन मेमोरी। जब तक वो रैम को एलोकेट नहीं करेगा, जब तक मेन मेमोरी को यूज नहीं करेगा, तब तक प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं करेगा। न्यू स्टेट में प्रोसेस तो क्रिएट हो गया, अब प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के पहले उसको मेमोरी एलोकेट करना होगा। जब तक वो मेन मेमोरी को एलोकेट नहीं करेगा, तब तक आप उसको एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। न्यू स्टेट से प्रोसेस मूव होकर कहाँ जाएगा, रेडी स्टेट। यानी आप कह सकते हो कि इन रेडी स्टेट ये प्रोसेस इज एलोकेटेड
विथ मेमोरी, ठीक है, फॉर एग्जीक्यूशन। यानी एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेस वहां पे मेमोरी को क्या करता है, एलोकेट करता है, और एग्जीक्यूशन के लिए क्या रहता है, रेडी रहता है, ठीक है। अब वहां पे जब रेडी स्टेट में उसका मेमोरी एलोकेट हो गया तो रनिंग स्टेट में फिर जाएगा ना, रनिंग स्टेट में जाएगा तभी वो प्रोसेस क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। तो रनिंग स्टेट कहने का मतलब ये प्रोसेस इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, यानी प्रोसेस आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। अब यहाँ पर प्रश्न, अभी तो आप एक तरह से थ्योरेटिकली आप देख रहे हो कि रेडी स्टेट से प्रोसेस कहाँ जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। लेकिन प्रोसेस को रनिंग स्टेट में भेजने के लिए प्रोसेस, बहुत सारा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, बहुत सारा क्या है, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। आप ऐसा नहीं कि किसी भी प्रोसेस को रेडी स्टेट से आप भेज दीजिएगा, उसके लिए एक सेट ऑफ रूल्स डिफाइन है कि कोई भी प्रोसेस रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कब जाएगा एग्जीक्यूट करने के लिए। इसका डिसीजन हम लोग लेते हैं प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के थ्रू, जो आप आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, जो हम लोग इसमें देख रहे थे। इसमें में भी सारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम हम लोग कवर कर चुके हैं, जिसमें मैथमेटिक्स टाइप का आपको प्रॉब्लम को सोल्व करना होगा। चलिए, अब प्रोसेस हमारा रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में चला गया ना, ठीक है। अब रनिंग स्टेट से प्रोसेस, ठीक है, अगर कोई भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन पहले से नहीं हो रहा है तो प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। प्रोसेस कंप्लीट एग्जीक्यूट करके क्या हो जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन अगर पहले प्रोसेस जैसे ही रेडी स्टेट में गया, रनिंग स्टेट में गया, अगर वहां पहले से कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या किसी भी तरह का इंटरप्शन आ गया तो प्रोसेस हमारा कहां चला जाएगा, ठीक है, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। कहां चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा। यानी कुछ समय के लिए प्रोसेस को क्या कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया, ठीक है। तो वो प्रोसेस कहां चला जाएगा, वेटिंग स्टेट में चला जाएगा, राइट, ठीक है। फिर वेटिंग स्टेट से वो प्रोसेस रेडी स्टेट में जाएगा, फिर वो वेटिंग स्टेट से प्रोसेस कहां जाएगा, रेडी स्टेट में जाएगा, और फिर रेडी स्टेट से कहां जाएगा, रनिंग स्टेट में जाएगा। अगर इस बार वो कंप्लीट एग्जीक्यूट कर गया तो फिर वो प्रोसेस कहां चला जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। और आपको मालूम है, कोई अगर पूछ सकता है, ठीक है, ये सस्पेंडेड थ्रेड कैन बी रिज्यूम्ड और नॉट। कोई प्रोसेस अगर हमारा अगर वेटिंग मोड में है या कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया गया है तो उसको रिज्यूम किया जा सकता है कि नहीं, किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, ये टर्मिनेटेड प्रोसेस कैन नॉट बी रिवाइव। टर्मिनेटेड प्रोसेस को आप क्या, हेलो हो रही हो, आप चले जाओ लाइब्रेरी में, क्लास में क्लास का एक रेस्पेक्ट होता है। नहीं, अगर आपको ठीक है, तबीयत खराब है तो आप जाकर आराम कर सकते हैं, क्लास में आप आराम नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप मुझे कोई इसका आंसर बताएं कि किसी भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस वेटिंग स्टेट में क्यों जाता है, ठीक है, ड्यू टू इंटरप्ट नहीं, या ड्यू टू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है, या फिर अब यहाँ पे अब
इसमें दो तरह, एक इंटरप्शन हो गया और एक पहले से अगर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है तो, ठीक है। अब अगर इसको, ठीक है, अब देखिए आप एक चीज और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो वास्तविकता है वो चीज मैं बता रहा हूँ। अब जो भी क्लास छूटा हुआ है, ठीक है, उसका वीडियो जरूर आप वॉच करेंगे। जो मैंने टॉपिक फर्स्ट टाइम अगर जो अच्छे से पढ़ा दिया, अब सेकेंड टाइम तो हम रिवीजन कर रहे हैं ना, तो हो सकता है कि सारा पॉइंट हम कवर नहीं कर पाए। इसलिए जो वीडियो हम ग्रुप में शेयर करेंगे उसको आप जरूर देखिएगा। वैसे भी दिमाग में क्रिएट हो जाता है कि जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया है क्लास में, इसको तो हर तरह से समझा दिया है। तो हो सकता है कि उस टॉपिक के बारे में अगर 10 पॉइंट बताए हैं तो हो सकता है कि केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट 6 या 7 बता सकते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि वो माइंड मेकअप ऑलरेडी रहता है कि ये क्लास में डिस्कशन हो चुका है। तो इसीलिए आज मैं जो वीडियो शेयर करूंगा ग्रुप में, ठीक है, कंटिन्यूअस ऑर्डर में पता चलेगा कि कौन वीडियो पहले देखना है। वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेकिन जैसे ग्रुप में भेजेंगे उसके अनुसार पढ़िएगा प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम, आप जो चीज मैंने बता दिया वो आप देखिएगा तो आपको बिल्कुल अब समझ में आएगा। अब प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद, ठीक है, यहाँ पे होता है प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम के बाद हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, एक देखेंगे यहाँ पे क्यू। क्या होता है? क्यू। क्यू कहने का मतलब कतार, लाइन। आप कहीं किसी भी काम को करने जाते हो, ठीक है, या टिकट बुकिंग आप करने जाते हैं, तो आप जो क्यू में खड़े होते हैं वहां क्या है? फीफो ऑर्डर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले लगा हुआ है उसी को मौका मिलेगा ना, ठीक है। तो क्यू एक प्रकार का कंटेनर होता है जिसके अंदर प्रोसेस क्या रहते हैं? स्टोर रहते हैं। क्यू इज ए कंटेनर इन विच ऑल प्रोसेस आर स्टोर्ड। सारा प्रोसेस क्यू में क्या रहता है? स्टोर रहता है, राइट। ठीक है, कहा जाता है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्यू। 3 तरह का क्यू होता है, ठीक है। तो 3 तरह का क्यू कौन कौन होता है? जॉब क्यू होता है, राइट। रेडी क्यू होता है, डिवाइस क्यू। हाँ बोलिए, बोलो बोलो। हम लोग का जॉब क्यू फर्स्टली, सेकंड रेडी क्यू और थर्ड कोई डिवाइस। डिवाइस क्यू तो हाँ हम लोग एग्जीक्यूट उसको बोल रहे हैं, डिवाइस। ठीक है, 3 तरह का क्यू होता है, जॉब क्यू, रेडी क्यू और डिवाइस क्यू, राइट। ठीक है, तो 3 क्यू है तो तीनों क्यू कंटेनर है ना, और सभी में नंबर ऑफ प्रोसेस क्या होगा? स्टोर रहेगा। लेकिन अब ये प्रश्न ये उठता है कि जॉब क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस कब स्टोर होता है, रेडी क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस कब स्टोर होता है, और डिवाइस क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस कहां पे स्टोर होता है। ठीक है, और ये तीनों का लोकेशन कहाँ है? ये तीनों का लोकेशन कहाँ है? 2 चीज है, एक हमारा हार्ड डिस्क है और एक हमारा क्या है? रैम, मेन मेमोरी। अगर कोई भी आपसे पूछे, ठीक है, कि यहाँ पे जो आपने बोला कि जॉब क्यू, आपने बोला ना जॉब क्यू, जॉब क्यू का लोकेशन कहाँ होता है? जॉब क्यू कहाँ पे रहता है? क्या बोले? न्यू एस्टेट में तो ठीक है, न्यू एस्टेट में तो होता ही है, ठीक है। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि किस में मेमोरी स्टोरेज, किस मेमोरी में? सेकेंडरी मेमोरी में होता है कि रैम में? सेकेंडरी मेमोरी। कोई भी आपसे पूछेगा कि जॉब क्यू जो होता है, जॉब क्यू को एडमिशन क्यू भी बोलते हैं या इनपुटेड क्यू भी बोला जाता है। सबसे पहले जो प्रोसेस क्रिएट होता है वो आपका जॉब क्यू में ही जाता है, राइट। तो स्टार्टिंग के जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? हार्ड डिस्क में, यानी सेकेंडरी मेमोरी में। तो हमेशा याद रखना सेकेंडरी मेमोरी में ही आपका क्या होगा? जॉब क्यू होगा। और कोई ऐसे भी पूछ सकता है कि जॉब क्यू किस स्टेट में होता है? जॉब क्यू कहाँ होगा? न्यू स्टेट में होगा। किस मेमोरी में होगा? सेकेंडरी मेमोरी में होगा, राइट। अब प्रश्न उठता है, जॉब क्यू तो आप जान गए कि जॉब क्यू में जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस होंगे, ठीक है, वो सेकेंडरी मेमोरी में ही होगा, यानी हार्ड डिस्क में होगा और न्यू स्टेट में।
और ऐसे कोई भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आपसे कि न्यू स्टेट में कौन सा क्यू काम करता है, जॉब क्यू काम करता है। और जॉब क्यू को दूसरे नाम से क्या कहते हैं, एडमिशन क्यू या इनपुटेड क्यू भी बोला जाता है। अब दूसरा क्यू है आपका रेडी क्यू, ठीक है। अब तुम रेडी स्टेट में जो नंबर ऑफ प्रोसेस को भेजते हो, रेडी स्टेट में नंबर ऑफ प्रोसेस को भेजते हो ना, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोसेस जाएगा तो कहीं ना कहीं तो एक क्यू होना चाहिए ना। तो रेडी स्टेट में जो क्यू काम करता है उसको कौन सा क्यू कहते हैं, रेडी क्यू कहते हैं, ठीक है। अब रेडी क्यू में जो नंबर ऑफ प्रोसेस वहां पे रहेगा, अब कोई आपसे पूछेगा रेडी क्यू से दो क्वेश्चंस रेज हो सकता है कि रेडी क्यू किस स्टेट में काम करता है, और दूसरा क्वेश्चन क्या रेज होगा कि किस मेमोरी में काम करता है, हार्ड डिस्क में या मेन मेमोरी में। तो रेडी क्यू आप जानते हो कि रेडी क्यू हमारा मेन मेमोरी में काम करता है, मेन मेमोरी में ही रहेगा, ठीक है। रेडी स्टेट में प्रोसेस जो प्रोसेस न्यू स्टेट से रेडी स्टेट में जाता है ना, ठीक है। और यानी प्रोसेस जॉब क्यू से कहाँ जाएगा, रेडी क्यू में जाएगा ना। तो रेडी क्यू हमेशा मेन मेमोरी में होता है और किस स्टेट के पास होगा, रेडी स्टेट के पास होगा, ठीक है, राइट। अब है रनिंग स्टेट। क्या रनिंग स्टेट में भी कोई क्यू काम करता है, नहीं, रनिंग स्टेट में कोई भी क्यू काम नहीं करता है, क्योंकि वहां तो जब भी जाएगा तो एक ही प्रोसेस जाएगा ना, जब भी जाएगा तो वहां पर क्या होगा, एक ही प्रोसेस होगा, क्लियर है। अब यहाँ पे आइए, अब है डिवाइस क्यू। डिवाइस क्यू को दूसरे नाम से वेटिंग क्यू के भी नाम से जानते हैं, डिवाइस क्यू को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं वेटिंग क्यू के नाम से जानते हैं। तो आप बताइए कि डिवाइस क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस कब जाएगा, पीछे से कोई स्टूडेंट बताएं, डिवाइस क्यू, हाँ डिवाइस क्यू में नंबर ऑफ प्रोसेस कब जाएगा, जब प्रोसेस टर्मिनेट, हाँ जब प्रोसेस इंटरप्ट हो जाएगा या प्रोसेस हमारा वेटिंग मोड में जाएगा तभी ना, ठीक है, बैठ जाइए। यानी प्रोसेस जब कंप्लीट एग्जीक्यूट कर जाएगा तो वो तो टर्मिनेट हो जाएगा, और जैसे ही प्रोसेस टर्मिनेट होता है, ठीक है, जितना भी मेन मेमोरी एलोकेट किया था वो मेन मेमोरी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, फ्री कर देगा। जब प्रोसेस हमारा एग्जीक्यूट करते समय ना, जब तक प्रोसेस हमारा मेन मेमोरी में रहेगा तभी तक ना मेन मेमोरी स्पेस चाहिए, और जब मेन मेमोरी से प्रोसेस क्या हो गया, बाहर चला गया, तो जितना मेन मेमोरी एलोकेट किया था उतना मेन मेमोरी फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, डी एलोकेट हो जाएगा। आ रही बात समझ में। लेकिन कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के कारण प्रोसेस हमारा कहाँ चला जाएगा, वेटिंग मोड में। तो वेटिंग मोड में कौन सा क्यू काम करता है, डिवाइस क्यू काम करता है, वेटिंग क्यू काम करता है। आ रही बात समझ में, ठीक है, राइट, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, अब अभी हो सकता है कि वो चीज आप पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है कि आप कहीं पर भी जाते हो, ठीक है, जैसे आप मान लो सपोज कि आप कहीं कार सर्विस स्टेशन में गए, ठीक है, या आप जेंट्स पार्लर हो, ब्यूटी पार्लर हो, जो भी हो, आप जाते हो, अगर वहां पे बिजी है तो आपको एक वेटिंग हॉल रहता है ना, वेटिंग हॉल, ठीक है। अब वेटिंग हॉल में भी आप देखते हैं कि बहुत सारा प्रोसेस है, कोई भी चेयर खाली नहीं है, कोई भी चेयर खाली नहीं है। आ रही बात समझ में। तब आप क्या करेंगे, अब वहां से सीधे आपको दिमाग में यही होगा कि चलते हैं घर, दूसरे टाइम में हम आएंगे। और जब घर चले आए तो हमारा सेकेंडरी मेमोरी है ना, घर चले आए तो हमारा क्या है, सेकेंडरी मेमोरी, फिर पुनः घर आए। तो आप घर चले, आप ही बताओ कि अगर आप घर चले आए तो क्या आपका वहां लाइन सिस्टम में क्या आप क्यू में बने हैं, नहीं ना, ठीक है। अब फिर से आपको शुरू से सारा प्रोसेस करना होगा ना, ठीक है। तो आपको कोई अगर इस तरह से पूछे कि वेटिंग क्यू या डिवाइस क्यू मेन मेमोरी में होता है कि सेकेंडरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में होता है ना। आप घर आ गए तब ना, घर तो क्यू से तो वहां बाहर निकल गया,
वेटिंग क्यू से आप बाहर निकल गए ना, जब तक वेटिंग में रहेगा जब तक आप वेटिंग मोड में हो तो वहीं पे हो ना। तो हमेशा याद रखना, डिवाइस क्यू या वेटिंग क्यू हमेशा कहाँ काम करता है? मेन मेमोरी में काम करता है, ठीक है। और जैसे ही आप वहां से क्यू से बाहर निकल गए, आप घर पे आ गए तब ना सेकेंडरी मेमोरी में आ गए, फिर आपको शुरू से सारा प्रोसेस करना हो। उसका भी कुछ टाइम होता होगा कि ये कितना देर तक वेट करेगा? अब टाइम नहीं, अब वहां पर कैसे वेट कीजिएगा, जैसे वो तो रियल लाइफ में आप सोच रहे हैं, रियल लाइफ में वहां सोच रहे हैं कि ठीक है, हो सकता है कि 5 मिनट के बाद कोई चेयर खाली हो जाए, तो हम वेटिंग, अब जो वेटिंग में है तो उसी को ना पहले से जो वेट करो, वेटिंग क्यू में भी तो एफसीएफएस वर्क करेगा, ठीक हो। जो वेटिंग हॉल में जो सबसे पहले वेट कर रहा है, ठीक है, उसी को ना फिर पुनः भेजा जाएगा रेडी क्यू में। अरे बात समझ में? लेकिन आप इसमें प्रायोरिटी बेस्ड काम करें। वो तो प्रायोरिटी बेस्ड, वो देखिए अब उस पे आ जाइएगा तो हर, अब सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का हर क्या है, अलग अलग पर्पस है। अब आप, मैंने एग्जांपल से भी समझाया था, ठीक है, और वो आप प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में समझोगे। अगर मान लो कि तुम डॉक्टर के पास गए हो सपोज, ठीक है, और अब आप पहुंचने वाले हैं रेडी क्यू में, आपका लाइन नंबर लगा हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही डॉक्टर के चेंबर में घुस गए, ठीक है, अब वहां पे हाई लेवल का प्रायोरिटी वाला कोई प्रोसेस पहुंचता है, मान लो कि पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट पहुंच गया, पटना का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर वहां पे पहुंच गया तो आपको वहां पे इंटरप्ट कर दिया जाएगा, आपको वेटिंग मोड में डाल दिया जाएगा ना, पहले उसको चांस दिया जाएगा, होगा ना, क्योंकि वो हाई लेवल वाला प्रोसेस वहां पे आ चुका है, ठीक है। अब कोई वहां पे मिनिस्टर पहुंच गया, यानी जो भी हाई, मतलब जो हाई लेवल का, जो जिसके पास प्राथमिकता है, वहां पे प्रायोरिटी सेट है, वो तो पहले एग्जीक्यूट करेगा। उस केस में भी आप कहाँ चले जाइएगा? वेटिंग मोड में चले जाइएगा। वो चीज तो आप शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में पढ़ोगे, ठीक है, एफसीएफएस में कैसे वर्क होता है, फिर आपका राउंड रोबिन में कैसे प्रोसेस शेड्यूल करता है, एसजेएफ में कैसे करेगा, ठीक है, प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में कैसे करेगा, वो सब तो अलग है, ठीक है। तो ये चीज है। अब आपसे 3 क्यू के बारे में कोई भी अगर पूछेगा तो आप उसको बता सकते हैं 3 क्यू के बारे में, कि जॉब क्यू क्या होता है, ठीक है, रेडी क्यू क्या होता है, और थर्ड डिवाइस क्यू क्या होता है। अब 3 क्यू है और तीनों क्यू में अलग अलग शेड्यूलर काम करता है, तीनों क्यू में अलग अलग शेड्यूलर काम करता है। शेड्यूलर का मतलब होता है शेड्यूल बनाना। आपका ये जो शेड्यूल सब्जेक्ट का बना है, ठीक है, ये कोई शेड्यूलर है यहाँ पे, ठीक है, कोई ऐसे यहाँ पर टीचर हैं जो आपके शेड्यूल को बनाते हैं, उसी शेड्यूल के आधार पे आपका क्लास चलता है, राइट। तो नंबर ऑफ प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए एक शेड्यूल क्रिएट किया जाता है, और इसका जो शेड्यूलिंग होता है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने के लिए जो शेड्यूलिंग होता है, ठीक है, वो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के आधार पर होता है। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम, प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के आधार पर होता है। यहीं पे होता है कि प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में प्रोसेस को कैसे शेड्यूल किया जाएगा, राउंड रॉबिन में प्रोसेस को कैसे शेड्यूल किया जाएगा। अरे बात समझ में? फिर आपको एफसीएफएस में प्रोसेस को कैसे हम लोग शेड्यूल करेंगे, एसजेएफ में प्रोसेस को कैसे शेड्यूल करेंगे, ठीक है। तो 3 तरह, शेड्यूलर एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम है। शेड्यूलर इज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम। शेड्यूलर का ही काम है एक प्रोसेस, किसी भी प्रोसेस को एक क्यू से सेलेक्ट करके दूसरे क्यू में भेजना। प्रोसेस खुद से नहीं ना चला जाएगा। शेड्यूलर का क्या काम होता है, एक क्यू से प्रोसेस को क्या करता है, सिलेक्ट करता है और दूसरे क्यू में भेजता है। तो 3 तरह का शेड्यूलर, ये भी हुआ है पढ़ाई। 3 तरह का शेड्यूलर होता है, एक लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, एक शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और एक मिड या मीडियम टर्म शेड्यूलर, राइट, ठीक है। तो सबसे पहले लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, उसके बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और उसके बाद मीडियम टर्म शेड्यूलर, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से, अब शेड्यूलर से रिलेटेड बहुत सारा यहाँ पे पॉइंट हो सकता है, ठीक है। तो अब इस शेड्यूलर को अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। यहाँ पे इसमें बहुत सारा पॉइंट ये होगा
यहाँ पे थोड़ा सा डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को समझना होगा। कौन सा, ध्यान दो, कौन सा शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग को इंक्रीज करता है, कौन सा डिक्रीज करता है, कौन सा शेड्यूलर किस क्यू में काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और इससे रिलेटेड जहां तक क्लास हो चुका है, ऑलरेडी नोट्स पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम का मेरा नोट्स ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिया गया है। फिर से मैं नोट्स को क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा। क्या यही होगी? हाँ, वो भी कर सकते हैं। नहीं, बैच 2 के लिए मैं कर रहा हूँ। बैच 2 के लिए आपको नोट्स दोबारा से प्रोवाइड। तो प्रोसेस मैनेजमेंट सिस्टम से दे या शुरू से ही? शुरू से ही हम लोग का। चलिए, तो ऑलरेडी पीडीएफ आपके सीनियर का पढ़ाया हुआ ऑलरेडी हैंड रिटन नोट्स है ना, हैंड रिटन नोट्स है आपके सीनियर का पढ़ाया हुआ, मतलब सीनियर को मेरे थ्रू पढ़ाया गया। एग्जैक्ट उसी नोट्स को मैं फिर से ग्रुप में शेयर कर दूंगा ना, ठीक है। और दो चीज, वीडियो भी शेयर करना है, और जहां प्रॉब्लम होगा, जिस समय हम फैकल्टी रूम में खाली रहेंगे, ठीक है, उस समय आप पूछ सकते हैं। इसको जल्दी से आपको कवर करना है, ठीक है। एक सप्ताह हम लोग के पास टाइम है, एक सप्ताह क्लास को हम लोग इसी तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक सप्ताह फिक्स्ड ही है, 2 क्लास ज्यादा भी लगेगा तो उसको हम लोग को कवर करेंगे। तो कितना क्लास पूछोगे? जहाँ सर आप पढ़ा रहे थे ना, जो क्यों रेडी को, यही हम लोग को चल रहा था, यही प्रीवियस क्लास में। बस थ्योरी मुझे 2 क्लास और समझाने में लगेगा, नहीं, थ्योरी मुझे 2 क्लास और समझाने में लगेगा। उसके बाद शेड्यूलिंग एल्गोरिथम स्टार्ट कर देंगे। अब शेड्यूलिंग एल्गोरिथम फिर शुरू से ही हमको देखना पड़ेगा। सर ये सब हम लोग नहीं पढ़े हैं, शुरू से तो बोल रहे हैं पढ़ाने के लिए। जो रेडी को क्लियर था, लेकिन डिवाइस को अभी यही लास्ट